सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां वॉर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया हो, जहां भूख, डर और मजबूरी इंसान को धीरे धीरे मॉन्स्टर बना देती है। और फिर एक दिन तुम्हें एक ऐसा राज पता चले जो सिर्फ मौत का नहीं बल्कि हेल का हो। एक कर्स्ड हेलमेट, एक मिस्टीरियस राइडर और एक ऐसी औरत जो धीरे धीरे समझ रही है कि असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। आज की स्टोरी है द ड्रेडफुल की, जहां हर डिसीजन का प्राइस है और हर गुनाह का हिसाब भी। ट्रस्ट मी, ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल जर्नी है जो आपको एंड तक डिस्टर्ब करेगी। तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस कहानी का सच आपको हिला कर रख देगा। एक पुरानी चर्च के अंदर एन और उसकी सास मेरविन चुपचाप सर्मन सुन रही होती हैं। माहौल बहुत हैवी है, लोग दुआ कर रहे हैं और एक प्रेग्नेंट औरत कम्युनियन लेने के लिए आगे आती है। जब एन की बारी आती है, प्रीस्ट उसके हस्बैंड के लिए दुआ करता है जो वॉर में गया हुआ है। ये सुनते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी भर जाती है, जैसे दिल को ऑलरेडी पता हो कि कुछ ठीक नहीं है। चर्च के बाहर मेरविन उस प्रेग्नेंट औरत से बात करती है, प्यार से उसके पेट पर हाथ रखकर दुआ करती है, लेकिन उसी वक्त चुपकी से उसका गोल्डन ब्रेसलेट चुरा लेती है। ये मोमेंट बताता है कि उनकी जिंदगी कितनी डेस्परेट हो चुकी है। घर वापस आते वक्त मेरविन सीधा कह देती है, उनके पास सब कुछ है और हमारे पास कुछ भी नहीं। ये लाइन सिर्फ लफ्ज नहीं बल्कि उनकी पूरी स्ट्रगल का रिफ्लेक्शन है। रास्ते में एन को अचानक एक सोल्जर घोड़े पर नजर आता है, लेकिन अजीब बात यह है कि मेरविन को कुछ भी नहीं दिख रहा होता, जैसे वो सोल्जर सिर्फ एन के लिए हो या फिर सिर्फ उसकी दिमाग का खेल। घर पहुंचकर दोनों अपनी रूटीन में लग जाती हैं, मिट्टी में बीज डालना, थोड़ी सी उम्मीद उगाना और फिर सिंपल सा खाना बनाना। लेकिन रात को जब भूख बर्दाश्त नहीं होती, एन चुपके से लेफ्ट ओवर खाना दोबारा गर्म करके खा लेती है। सोने के बाद उसे अपना बचपन याद आता है, अपने दो दोस्तों के साथ खुशियों भरे दिन, जैसे लाइफ कभी इतनी डार्क नहीं थी। कुछ दिन बाद जो थोड़ी सी बीज सूखती हैं वो निकाल लेती है। मेरविन खुश होकर कहती है कि अब वो ब्रेसलेट बेचकर ब्रेड लाएगी, और एक लम्हे के लिए वो एन को अपनी बेटी जैसा महसूस करती है, एक छोटी सी वार्मथ इस ठंडी जिंदगी में। लेकिन फिर रात को एन को एक और ड्रीम आता है। इस बार उसका हस्बैंड शेमस वापस आता है, लेकिन जमीन पर गिरकर दर्द से चीखने लगता है। ये ड्रीम इतना रियल होता है कि एन शॉक में उठ जाती है। मेरविन उसे जगाती है और बताती है कि वो कुछ सब्जियां लाई है, लेकिन जब देखा जाता है वो सब रॉटन होती हैं। गुस्से में मेरविन सब फेंक देती है, लेकिन फिर खुद ही अपने आप को संभालती है और कहती है कि शायद गॉड उनकी मदद करेगा और शेमस वापस आ जाएगा। फिर वो एक अजीब सी बात कहती है कि एम्बिशन रखो, क्योंकि वॉर उन्हें रिच बना सकती है। ये लाइन थोड़ी डिस्टर्बिंग लगती है, जैसे उसकी सोच धीरे धीरे बदल रही हो। बीच के पास यागो नाम का फिशरमैन अपनी बोट से वापस आता है। एन उसे देखकर इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो उसका बचपन का दोस्त होता है। एन तुरंत पूछती है कि क्या वॉर खत्म हो गई, लेकिन यागो कहता है वॉर सिर्फ मेरे लिए खत्म हुई है। ये सुनते ही टेंशन और बढ़ जाती है। वो अपने हस्बैंड शेमस के बारे में पूछती है, लेकिन यागो चुप हो जाता है। ये साइलेंस ही सब कुछ बता देता है। घर पर उसे खाना दिया जाता है और मेरविन उससे डायरेक्टली अपने बेटे के बारे में पूछती है। यागो धीरे धीरे सच बताता है कि हर तरफ सिर्फ लाशें थी, खून और मिट्टी से भरी हुई जमीन। वो कहता है कि वो सिर्फ एक फिशरमैन है, उसे जबरदस्ती वॉर में भेजा गया था, लेकिन मेरविन उसे ब्लेम करती है कि उसने अपनी ड्यूटी छोड़ दी। यागो बताता है कि वो और शेमस रात को साथ भागने वाले थे, लेकिन रास्ते में थीव्स ने अटैक कर दिया। शेमस को मार दिया गया और वो बस अपनी जान बचाकर भाग गया। ये सुनते ही एन टूट जाती है। उसका दर्द इतना गहरा होता है कि उसे अपना हस्बैंड बचपन के रूप में नजर आता है, जैसे वो उसका हाथ पकड़ रहा हो, एक लास्ट गुड बाय। अगली सुबह एन उठती है और देखती है कि मेरविन पहले से जाग रही है। दोनों अपनी सिचुएशन को समझने की कोशिश करती हैं। बिना हस्बैंड, बिना बच्चों के फ्यूचर बिल्कुल अनक्लियर है। मेरविन रोती है और घर से बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद समुद्र के किनारे एक टूट चुकी बोट मिलती है। एक आदमी मर चुका होता है और दूसरा जिंदा लेकिन जख्मी होता है। यहाँ स्टोरी एक डार्क टर्न लेती है। मेरविन पीछे से आकर उस जख्मी आदमी को मार देती है, बिल्कुल कोल्ड, बिना किसी हेजिटेशन के। फिर वो नाइफ छुपा देती है और एन को बुलाकर कहती है कि ये एक्सीडेंट था, और दोनों के लिए दुआ करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन असल में वो उनका सामान लूट लेती है और मार्केट में बेचने के लिए ले जाती है। सर्वाइवल के लिए वो हर लिमिट क्रॉस कर रही है। अगली सुबह जब वो बीट्स चेक करती है, सब मर चुकी होती हैं, जैसे जमीन भी अब उनका साथ नहीं दे रही। फिर एन को दोबारा वो सोल्जर घोड़े पर नजर आता है, इस बार और भी क्लियर। जब वो मेरविन को बताती है, वो हंस देती है और कहती है कि ये उसकी माँ की तरह थोड़ी सी पागलपन है। लेकिन क्या ये सच में पागलपन है या कोई वार्निंग? बाद में जब एन चर्च जा रही होती है, उसे यागो फिर मिलता है। वो उसके साथ चलने की ऑफर करता है कि ये रास्ता सेफ नहीं है और वो उसका साथ दे सकता है। और यहीं से स्टोरी और ज्यादा इंटेंस होने वाली है। एन सीधा कहती है कि वो किसी ऐसे मर्द के साथ नहीं चल सकती जो उसका हस्बैंड नहीं है। ये उसकी लॉयल्टी भी दिखाता है और उसका डर भी।
लेकिन यागो उसे याद दिलाता है कि उसका हस्बैंड अब जिंदा नहीं है। ये सुनते ही एन बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है, लेकिन ये बात उसके दिल में घुस जाती है। वापस आते वक्त भी यागो उसके साथ ही रहता है और कैजुअली वेदर की तारीफ करता है जैसे सब नॉर्मल हो, लेकिन मर्विन को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। घर आते ही मर्विन अपनी असली सोच दिखाती है। वो कहती है कि उसे बचपन से ही यागो पसंद नहीं था, उसकी नजरों में हमेशा जेलसी थी। वो उसे पेरेंटलेस रैट और स्ट्रे डॉग तक कह देती है। एन धीरे से डिफेंड करती है कि वो पहले उसका बहुत क्लोज फ्रेंड था और वो उसे ईविल नहीं समझती। तब मर्विन एक डरावनी बात कहती है कि वॉर के इस टाइम में डीमंस इंसानों के रूप में जमीन पर चल रहे हैं। वो एन को वार्न करती है कि हमेशा उसके पास रहे, वरना हेल के नाइट्स उसे घसीटकर नीचे ले जाएंगे। ये सुनकर एन सच में डर जाती है और उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसकी बात मानेगी। कुछ दिन बाद जब एन घर आती है तो वो शॉक हो जाती है। एक अजीब सा आदमी ऑलरेडी घर के अंदर बैठा होता है। मर्विन बताती है कि इसका नाम फ्रायर पेनरोज है और वो उसे रास्ते में मिला था। वो आदमी कहता है कि वो एक क्लर्जीमैन है और अपने पास एक रेयर रेलिक दिखाता है जो बहुत वैल्यूएबल है। वो कहता है कि सिर्फ 3 सिल्वर कॉइन्स में वो उन्हें दे देगा, लेकिन मर्विन सीधा मना कर देती है कि उनके पास पैसे नहीं है। फिर वो एक डेंजरस सवाल पूछती है कि क्या किसी और को पता है कि वो यहाँ आया है। फ्रायर कहता है कि नहीं, सिर्फ तुम दोनों ही जानती हो। वो लंदन जाने से पहले एन के लिए दुआ करता है और उसी वक्त मर्विन पीछे से आकर उसका गला काट देती है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि एन शॉक में जम जाती है। उसकी आंखों के सामने एक गॉड का बंदा धीरे धीरे मर रहा होता है। एन चीख पड़ती है, लेकिन मर्विन बिल्कुल काम रहती है। वो कहती है कि वो आदमी फेक था, एक फ्रॉड, और उसकी चीजें उन्हें पूरी सर्दी में जिंदा रखेंगी। दोनों मिलकर लाश को हटा देती हैं, खून साफ करती हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मर्विन फिर एन को कन्विंस करती है कि उस आदमी का दिल लालच और बुरी डिजायर से भरा हुआ था, इसलिए वो ईविल था। लेकिन एन के अंदर गिल्ट खत्म नहीं होता। उसे लगता है कि शायद उन्होंने गलत किया है। मर्विन उसे सीधा समझा देती है, हमें सिर्फ सर्वाइव करना है, और एक और वार्निंग देती है कि कभी अपनी डिजायर्स के पीछे मत जाना, वरना तुम हेल में चली जाओगी और कभी अपने हस्बैंड से हेवन में नहीं मिल पाओगी। एक शाम एन जंगल के पास घूम रही होती है, तभी वो एक आदमी को देखती है, लेकिन अचानक वही मिस्टीरियस सोल्जर घोड़े पर आता है और उस आदमी का सिर काट देता है। ये सीन इतना हॉरिफाइंग होता है कि एन डर के मारे भाग जाती है सीधा यागो के पास। वो उसे सब कुछ बताती है, लेकिन यागो कहता है कि ऐसा कोई सोल्जर है ही नहीं। धीरे धीरे वो काम होती है और यागो कहता है कि उसे खुशी हुई कि डर के वक्त वो उसके पास आई। एन कहती है कि वो हेल में नहीं जाना चाहती, जैसे मर्विन ने उसे बताया है। यागो गुस्से में मर्विन को हग कहता है और कहता है कि वो सिर्फ उसे डरा रही है। वो कहता है कि असली हेल तो वो वॉर है जो सिर्फ कुछ माइल्स दूर नॉर्थ में चल रही है। फिर वो एक सच बोल देता है कि दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। वो एन को इनवाइट करता है कि आज रात उसके पास आए। उस रात एन को एक और डिस्टर्बिंग ड्रीम आता है, जहां वो मर्विन को रॉ मीट खाते हुए देखती है। वो शॉक में उठती है और चेक करती है कि मर्विन जाग रही है या नहीं। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो क्वाइटली रेडी होती है और घर से निकल जाती है। वो सीधा यागो के पास पहुंचती है, जो उसका इंतजार कर रहा होता है। शुरू में वो हेजिटेट करती है, लेकिन फिर अपने इमोशंस के सामने हार जाती है और उसे किस कर लेती है। सुबह जब वो वापस जाने लगती है, यागो उससे कहता है कि वो उसके साथ ही रह जाए, लेकिन एन मना कर देती है कि मर्विन को उसकी जरूरत है। यागो कहता है कि मर्विन खुद का ख्याल रख सकती है, लेकिन एन कहती है कि वो उससे डर लगता है। घर वापस आकर एन चुपचाप बेड पर लेट जाती है, लेकिन मर्विन ऑलरेडी जाग रही होती है। वो पूछती है कि वो कहाँ थी और एन झूठ बोल देती है कि वो फ्रेश एयर लेने गई थी। मर्विन उसे देखकर कहती है कि वो उसके बिना मर जाएगी और उसे लगता है कि एन एक फरिश्ता है जो गॉड ने उसके बेटे की जगह भेजा है। ये सुनकर एन और भी गिल्ट फील करती है, जैसे वो 2 अलग जिंदगियां जी रही हो। रात को फिर एक और डार्क काम होता है। मर्विन और एन मिलकर एक और ट्रैवलर को मार देती हैं और उसका सामान लूट लेती हैं। इस बार उन्हें एक छोटे बच्चे का टॉय मिलता है, जो सीन को और भी इमोशनल बना देता है। अगली बार जब वो चर्च जाती हैं, एन के हाथ में वो टॉय होता है। वहाँ वही प्रेग्नेंट औरत अब अपने बेबी के साथ होती है और एन को अजीब नज़रों से देखती रहती है। चर्च के बाहर मर्विन उस औरत को बेबी के लिए कंग्रेचुलेट करती है और फिर वो टॉय उस बेबी को गिफ्ट कर देती है, जैसे वो अपने गुनाहों का बोझ हल्का करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन क्या सच में ये गिल्ट इतनी आसानी से खत्म हो सकता है? दोनों घर वापस आती है, चुपचाप खाना खाती है, लेकिन तभी बाहर से यागो की आवाज आती है। मर्विन तुरंत बाहर जाती है उससे मिलने। यागो कहता है कि वो एन के लिए आया है, लेकिन मर्विन सीधा मना कर देती है कि किसी और औरत को ढूंढो। यागो उससे प्रोवोक करता है कि एन अभी भी उसका चाइल्ड पैदा कर सकती है, लेकिन तुम उससे ये सब छीन रही हो। लेकिन मर्विन का जवाब और भी डार्क होता है। वो कहती है कि हस्बैंड और चाइल्ड ने उसे कभी खुशी नहीं दी, सब बेकार है, सब पॉइंटलेस है।
यागो फिर भी घर के अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन मरविन उसके गले पर चाकू रख देती है। मजबूर होकर यागो पीछे हट जाता है, लेकिन जाते जाते जोर से चिल्लाता है कि वो एन का इंतजार करेगा। मरविन वापस अंदर आती है और एन को समझाती है कि यही उनकी दुनिया है, यही उनका घर है। वो कहती है, तुम मेरे बेटे की बीवी हो, तुम मेरी फैमिली हो और तुम मेरी जिम्मेदारी हो। ये गॉड का लॉ है। एन धीरे धीरे इस केज में फंसती जा रही होती है, जहाँ से निकलना मुश्किल लगता है। कुछ देर बाद एन चर्च जाती है और वहाँ अपनी हेल्पलेसनेस एक्सप्रेस करती है। वो कहती है कि उसे हमेशा भूख लगती रहती है, सिर्फ खाने की नहीं बल्कि उस सब की जो उसने खो दिया है। फिर वो अपनी बात पर सॉरी कहती है, लेकिन फिर भी गॉड से जवाब मांगती है कि ये सब क्यों हो रहा है। रात को एन मरविन के लिए एक मेडिसिन बनाती है ताकि वो सो सके। जैसे ही मरविन सो जाती है, एन क्वाइटली रेडी होती है और घर से निकल जाती है। वो यागो से मिलती है, जो उसे एक कहानी सुनाता है, एक मर्मेड की स्टोरी जिसमें प्यार है, लॉन्गिंग है और एक अजीब सी फ्रीडम है। एन उस कहानी में खो जाती है, जैसे वो अपनी रियलिटी से भागना चाहती हो। फिर दोनों समुंदर की तरफ भागते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसी वक्त घर पर मरविन उठ जाती है। जब उसे एन नहीं मिलती तो वो बाहर निकलकर उसे ढूंढने लगती है। तभी उसे घोड़े की आवाज सुनाई देती है। वो पलट कर देखती है और वो मिस्टीरियस सोल्जर वापस आ चुका होता है। वो तुरंत छुप जाती है और अपना चाकू रेडी करती है। सोल्जर धीरे धीरे उसके घर की तरफ बढ़ता है, पूरा आर्मर पहने हुए, जैसे कोई इंसान नहीं, एक शैडो हो। मरविन उसके पाउच में कॉइन्स देखती है और ग्रीड उस पर हावी हो जाती है। जब सोल्जर वापस मुड़ता है और जंगल की तरफ जाता है, मरविन उसका पीछा करती है। वो उसका पीछा करते करते यागो के घर के पास पहुंच जाती है और वहां वो एन और यागो को एक साथ देख लेती है। ये देखकर सब कुछ बदल जाता है, लेकिन उसका फोकस फिर सोल्जर पर चला जाता है। वो आगे बढ़कर उस सोल्जर के गले में चाकू घुसा देती है और उसे मार देती है। फिर उसका सामान लूट लेती है और उसका हेलमेट उतारने की कोशिश करती है, लेकिन हेलमेट इतना टाइट होता है कि निकलता ही नहीं। वो पूरी ताकत लगा देती है और फाइनली उसे उतार लेती है। ये मोमेंट स्टोरी का एक बड़ा रिवील बिल्ड करता है। दूसरी तरफ बीच पर एन और यागो साथ बैठे होते हैं। एन चुप होती है और यागो पूछता है कि वो क्या सोच रही है। एन धीरे धीरे अपने इमोशंस शेयर करती है। वो कहती है कि उसे डीमंस का ख्याल आता है। चर्च में सुना था कि डीमंस उन लोगों को कंट्रोल करते हैं जो मटेरियल चीज़ों के पीछे भागते हैं। वो एक औरत को याद करती है जिसके पास सिल्वर क्रॉस, वेल्थ, कंफर्ट और एक प्यारा सा चाइल्ड है, और वो मानता है कि उसे जेलसी हो रही है। वो सब कुछ चाहती है जो उस औरत के पास है। यागो उसे कहता है कि वो सब कुछ उसके साथ पा सकती है। ये सुनकर एन के अंदर एक सुकून सा आता है और वो फाइनली मुस्कुरा देती है। यागो पूछता है, क्या वो अब भी अपने हस्बैंड के बारे में सोचती है? एन कहती है हाँ, लेकिन सब कुछ बदल चुका है। अब उसकी लाइफ में मरविन है, जिसका ख्याल रखना उसकी जिम्मेदारी है। यागो उससे कहता है कि वो सब छोड़ दे और उसके साथ नई जिंदगी शुरू करे। वो कहता है, मुझे वाइफ चाहिए और तुम्हें हस्बैंड। और फिर वो कहता है कि वो उसे अभी चाहता है। दोनों फिर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और किस करते हैं। लेकिन जब एन घर वापस आती है, मरविन उसकी तरफ पीठ करके खड़ी होती है, जैसे वो सब कुछ जानती हो। एन हिम्मत करके कहती है कि वो यागो से शादी करना चाहती है, ये उसका डिसीजन है। वो समझाने की कोशिश करती है कि उसने हमेशा मरविन की बात मानी है, लेकिन अब उसकी एक्शंस उसे अंदर से तोड़ रही हैं। ये सुनते ही मरविन का कंट्रोल टूट जाता है। वो उसे कर्स करती है कि वो हेल में जलेगी और हेल के नाइट्स उसे ले जाएंगे। ये सुनकर एन डर के मारे भाग जाती है। वो सीधा यागो के पास जाती है और कहती है कि अब वो मरविन के साथ नहीं रह सकती। रात को जब दोनों साथ सो रहे होते हैं, एन अचानक उठती है। उसे नाइटमेयर आता है जहां वो आर्मर्ड सोल्जर उस पर अटैक कर रहा होता है। वो बाहर जाकर अकेली बैठ जाती है और यागो उसके पास आता है। एन कहती है कि आज संडे है और वो चाहती है कि यागो उसके साथ चर्च आए। वो कहती है कि गॉड के वर्ड्स उसकी सोल को सुकून देंगे, लेकिन यागो हंसता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है मेरी सोल को सुकून की ज़रूरत है? और एन हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, मैं तुम्हें एक पायस इंसान बना दूंगी। एन और यागो चर्च पहुंचते हैं, लेकिन यागो क्लियरली बोर्ड होता है, बार बार यौन करता है। एन उसकी बेचैनी नोटिस करती है, जैसे उसका दिल यहाँ नहीं है। सर्मन खत्म होता है, सब लोग खड़े हो जाते हैं और उसी वक्त एक फ्लैशबैक सामने आता है। बचपन के वो दिन जब एन, यागो और शेमस साथ खेलते थे। सब कुछ सिंपल था, प्योर था। लेकिन अचानक सीन चेंज होता है। शेमस गुस्से में यागो को मार देता है। यागो जमीन पर गिरता है, खून बह रहा होता है और वो कुछ नहीं कर पाता। शेमस एन को वहां से ले जाता है और यागो बस बेहेल्पलेस उन्हें दूर जाते हुए देखता रह जाता है। ये मोमेंट बताता है कि उनके बीच की कहानी पहले से ही कॉम्प्लिकेटेड थी।
वापस प्रेजेंट में सब लोग चर्च से निकल जाते हैं, लेकिन एन रुककर दुआ करती रहती है। यागो उसके पास आता है और कहता है कि चलो, लेकिन एन कहती है कि वो मर्विन और शेमस के लिए दुआ कर रही है। यागो फिर उसे याद दिलाता है कि शेमस मर चुका है, मिट्टी में दफन है। वो कहता है कि थीव्स ने उसका सर कुचल दिया था। एन तुरंत रुक जाती है और कहती है, मुझे लगा तुमने कहा था उसका पेट चीर दिया गया था। यहाँ यागो अटक जाता है, उसकी बात उलझ जाती है। फिर वो कह देता है कि फर्क नहीं पड़ता, वो मर चुका है, थीव्स ने उसका सर पत्थर से कुचल दिया था। अब एन को शक हो जाता है। वो उसे जोर देकर कहती है, सच बोलो। यागो फाइनली अपनी असली बात बोलता है। वो कहता है कि वो हमेशा से एन से प्यार करता था और अब वो फाइनली उसकी है। वो चाहता है कि वो दोनों शेमस और मर्विन को पीछे छोड़कर नई जिंदगी शुरू करे, लेकिन एन फिर भी कहती है, सच बोलो वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। और फिर यागो टूट जाता है। वो सच बताता है कि वॉर के दौरान शेमस बिल्कुल बदल गया था। धीरे धीरे वो इंसेन हो गया। उसने अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया और उनका पैसा लूटकर घर वापस आना चाहता था। यागो कहता है कि उन्होंने उस मिस्टीरियस सोल्जर को देखा था। एक रात जब वो सो रहे थे, वो सोल्जर उनके पास आया। यागो ने उसे देखा, लेकिन शेमस ने पीछे से उस पर अटैक कर दिया। दोनों के बीच एक ब्रूटल फाइट होती है और शेमस उस सोल्जर को बार बार चाकू से मार देता है। फिर वो उसका हेलमेट उतारता है और जो मर्विन ने भी देखा था वही सच सामने आता है। वो सोल्जर शेमस खुद होता है। शेमस वो हेलमेट पहन लेता है। यागो उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं मानता। उसे नहीं पता होता कि वो हेलमेट किसी नाइट फ्रॉम हेल का है। जैसे ही वो हेलमेट पहनता है, वो दर्द से चीखने लगता है। हेलमेट उसके सिर से चिपक जाता है और निकलता ही नहीं। ये सब देखकर यागो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वो कहता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन एन का गुस्सा फट पड़ता है। वो कहती है, तुमने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। और फिर मेरविन की बात रिपीट करती है कि यागो हमेशा से जेलस था। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। रास्ते में वो देखती है कि प्रीस्ट जमीन पर गिरा हुआ है। वो उसके पास जाती है और देखती है कि उसका गला कटा हुआ है। वो डर के मारे पीछे देखती है और वहाँ वही हेल का नाइट खड़ा होता है। वो जान बचाकर भागती है और नाइट उसका पीछा करता है। वो सीधा मेरविन के घर पहुंचती है और दरवाजा नॉक करती है। वो चीख कर कहती है, यहाँ सेफ नहीं है। दरवाजा खुला होता है। वो अंदर जाती है, लेकिन मेरविन वहाँ नहीं होती। उसे बाहर से आवाज आती है जैसे घास हिल रही हो। वो चेक करने जाती है और जैसे ही वो पलटती है, नाइट उसके सामने होता है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक वो नाइट मेरविन होती है। मेरविन रो रही होती है, हेल्प मांग रही होती है। वो कहती है कि हेलमेट उसे नहीं निकल रहा। एन पहले सोचती है कि ये सब उसे डराने के लिए है, लेकिन जब वो हेल्प करने की कोशिश करती है, उसे हेल के फ्लैशेस नजर आते हैं। वो समझ जाती है कि सिचुएशन सीरियस है। वो तुरंत घर भागकर जाती है और एक वुडन क्रॉस लेकर आती है और जोर से हेलमेट पर मार देती है। हेलमेट टूट जाता है, लेकिन मेरविन का चेहरा बुरी तरह से डिसफिगर्ड होता है। वो रोकर कहती है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे माफ कर दो। एन उसे उठाती है। तभी मेटल की आवाज आती है। दोनों पीछे देखते हैं। हेलमेट खुद से दोबारा जुड़ने लगता है और उसके ऊपर नाइट की शैडो वापस दिखाई देती है। दोनों डर के मारे भागते हैं। नाइट की चीखने की आवाज उनके पीछे आती है। वो घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देती है। विंडो के बाहर वो शैडो घूम रही होती है। फिर जोर जोर से दरवाजा पे नॉक होता है और फिर अचानक सब चुप हो जाता है। कुछ देर बाद एन दरवाजा खोलती है। बाहर सिर्फ वो हेलमेट पड़ा होता है। मेरविन कहती है कि उसे फेंक दो, लेकिन एन मना कर देती है। वो कहती है, अब इसका मुझ पर कोई असर नहीं, मुझे डर नहीं लगता। उस वक्त मेरविन देखती है कि एन के चेहरे के इर्द गिर्द एक हल्का सा नूर, एक हेलो जैसा चमक रहा है, जैसे वो किसी और ही लेवल पर पहुंच चुकी हो। अगली सुबह बीच पर यागो फिर एन के पास आता है। वो कहता है कि वो उसे चाहता है, लेकिन इस बार एन का जवाब क्लियर होता है। वो कहती है, ना मैं तुम्हारी हूँ और ना उसकी। एन अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी होती है। वो सीधा कहती है, मैं किसी की नहीं हूँ, ना यागो की ना मर्विन की। अब वो अपनी मर्जी से जीना चाहती है। ये सुनते ही यागो का गुस्सा फट पड़ता है। वो चीख कर उसे हक कहता है, लेकिन एन बिना पीछे देखे वहां से चली जाती है, जैसे उसने फाइनली अपनी जिंदगी का कंट्रोल ले लिया हो। दूसरी तरफ मर्विन धीरे धीरे रिकवर हो रही होती है। अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई बस इंतजार कर रही होती है। जब एन वापस आती है, वो उसे अंदर ले जाती है और फिर उसके लिए मेडिसिन प्रिपेयर करती है। एक कप गर्म चाय देती है ताकि वो आराम से सो सके। इस बार एन का बिहेवियर थोड़ा अलग होता है, जैसे वो अब सिर्फ सर्वाइवल नहीं, कुछ और समझ चुकी हो। वो मर्विन को सुलाकर कहती है, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी, और एक हल्की सी स्माइल के साथ बाहर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो जंगल की तरफ बढ़ती है, उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। पेंसिव, हल्की लेकिन अनसेटलिंग।
वो धीरे धीरे उन आवाज़ों की तरफ चलती है जैसे कोई उसे बुला रहा हो। और फिर वो एक बॉक्स देखती है ज़मीन पर पड़ा हुआ। जब वो उसे खोलती है, अंदर वही हेलमेट होता है, वही कर्स्ड हेलमेट जिसने सब कुछ बदल दिया था। लेकिन इस बार कुछ अलग फील होता है। उसके इर्द गिर्द एक स्ट्रेंज सा प्रेजेंस होता है, ना पूरा डार्क ना पूरा लाइट, जैसे कोई होली फोर्स वहाँ मौजूद हो। जैसे ये सब सिर्फ एक कर्स नहीं बल्कि एक टेस्ट था, और एन अब उस टेस्ट के फाइनल स्टेज पर खड़ी है। अगर बात करें द ड्रेडफुल की, तो ये फिल्म एक टिपिकल हॉरर नहीं है। ये एक स्लो बर्न साइकोलॉजिकल जर्नी है जहां डर सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं बल्कि इंसान के डिसीजन से आता है। स्टोरी सेट है मेडिवल वॉर के टाइम पर, जहां सर्वाइवल ही सब कुछ है, और इसी सर्वाइवल के चक्कर में लोग धीरे धीरे अपनी ह्यूमैनिटी खो देते हैं। फिल्म का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है इसका एटमॉस्फेयर। हर सीन में एक हेवीनेस फील होती है, जैसे हवा में भी मौत की स्मेल हो। डार्क फॉरेस्ट्स, आइसोलेटेड हाउस और वो मिस्टीरियस आर्मर्ड राइडर, ये सब मिलकर एक हॉन्टिंग वाइब क्रिएट करते हैं जो आपको अनईजी रखती है। डायरेक्टर नताशा करमानी ने क्लियरली फोकस किया है मूड और टेंशन पर, और कई जगह ये काफ़ी इफेक्टिव भी लगता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होती है। स्टोरी का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, लव ट्रायंगल, वॉर ट्रॉमा, रिलीजन का फियर और ग्रीड सब कुछ है, लेकिन एग्जीक्यूशन उतना पावरफुल नहीं लगता। सोफी टर्नर एज एन, उनका कैरेक्टर बहुत डीप है, एक ऐसी औरत जो फियर से स्ट्रेंथ तक का सफ़र करती है, लेकिन परफॉर्मेंस थोड़ी फ्लैट फील होती है। इमोशनली उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता जितना होना चाहिए था। सिमिलरली किट हैरिंगटन का कैरेक्टर यागो कॉम्प्लेक्स है, लेयर्ड है, लेकिन जब ट्रूथ रिवील होता है वो मोमेंट उतना पावरफुल लैंड नहीं करता। लेकिन एक एक्टर जो पूरी फिल्म चुरा लेती है वो है मार्शा गे हार्डन एज मर्विन। उनका कैरेक्टर अनप्रिडिक्टेबल है, कभी रिलीजियस कभी रूथलेस, और हर सीन में वो एनर्जी ले आती है जो फिल्म को जिंदा रखती है। जब भी वो स्क्रीन पर होती है फिल्म इंटरेस्टिंग हो जाती है। वीक पॉइंट्स, फिल्म का बिगेस्ट इशू है इसका अनइवन पेसिंग। कहीं कहीं स्टोरी स्लो हो जाती है और कुछ सीन्स अननेसेसरी स्ट्रेच लगते हैं। क्रिटिक्स ने भी इस बात को हाईलाइट किया है। रॉटन टोमेटोज पर सिर्फ 37% स्कोर मिला, जो क्लियरली दिखाता है कि मेजॉरिटी क्रिटिक्स इंप्रेस्ड नहीं हुए। रॉजर ईबर्ट ने इसे 2/4 रेटिंग दी, मतलब एवरेज बट फ्लॉड कैटेगरी। कॉमन सेंस मीडिया ने भी सिर्फ 2/5 दिया, और ऑडियंस साइट पर भी मिक्स्ड रिएक्शन है। गूगल यूजर्स में से 34% लोगों ने पसंद किया। फाइनल वर्डिक्ट, नैरेटिव स्टाइल। द ड्रेडफुल एक ऐसी फिल्म है जो आपको विजुअली और इमोशनली डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन हर जगह सेटिस्फाई नहीं करती। अगर आपको स्लो एटमॉस्फेरिक हॉरर पसंद है, जहां फोकस जंप स्केयर्स पर नहीं बल्कि मूड और टेंशन पर हो, तो ये फिल्म आपको पसंद आ सकती है। लेकिन अगर आप एक टाइट, इंगेजिंग और फास्ट पेस स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ये थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लग सकती है। फाइनल रेटिंग्स, क्रिटिक्स स्कोर 37%, रॉजर ईबर्ट 2/4, कॉमन सेंस मीडिया 2/5, ऑडियंस 34% लाइक्ड इट। फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू रेटिंग 5.5/10। ऐसी मूवीज रेयर होती हैं जो परफेक्ट नहीं होती लेकिन फिर भी आपके दिमाग में रह जाती हैं, और द ड्रेडफुल उन्हीं में से एक है। तो ये थी स्टोरी द ड्रेडफुल 2026 की, एक ऐसी डार्क और डिस्टर्बिंग कहानी जहां सर्वाइवल, ग्रीड और फियर धीरे धीरे इंसान को अंदर से बदल देते हैं। अगर आपको ऐसी हॉरर और मिस्ट्री रिकैप्स पसंद है तो चैनल फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल स्टोरी के साथ।